हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेल देयर। अभी हम अपने फर्स्ट चैप्टर को फिनिश करके आए हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। उस चैप्टर में हमने बिल्कुल एनसीईआरटी से स्टिक होकर के एनसीईआरटी पे फोकस करते हुए हमने उस चैप्टर को कंप्लीट किया। लेकिन ये चैप्टर जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम बिल्कुल एनसीईआरटी से स्टिक ना होकर के थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर जाएंगे। और एनसीईआरटी से बाहर जाने के बाद हम इस चैप्टर से बाहर जाएंगे, मतलब जो चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड हैं उनके भी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे। यकीन मानिए, इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद में आप एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने लगेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के तार आपके बाकी सब चैप्टर से जुड़े हुए हैं। तो बिना देरी करे हुए फटाफट से चलते हैं अपने सेल के सफ़र पे। साइटोलॉजी यानी द स्टडी ऑफ सेल। तो ये चैप्टर है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं आपके सेल, सेल की हिस्ट्री, सेल की डिस्कवरी, सेल के कंपोनेंट्स की डिस्कवरी, सेल थ्योरी, सेल ऑर्गेनल्स एंड एटसेट्रा. Also, we are going to discuss about the different type of cells which are found in our body. So let's start the very first part of our chapter, cytology. Cell. क्या होता है सेल? It is a basic and functional and structural unit of life. मतलब एक सेल से सबसे छोटा एक वह इकाई है जिससे जीवन का प्रारंभ होता है। थोड़ी ज़्यादा हिंदी हो गई हो तो इंग्लिश में बता देता हूँ कि सेल जो है वो आपका वो बेसिक यूनिट है जिस पे लाइफ टिकी हुई है। मतलब बिना सेल के आप जीवन का अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या कोई भी चीज़ हो जो सेल से छोटा हो, मतलब सेल के से नीचे भी आपका कंपोनेंट्स आते हैं जैसे कि आपके ऑर्गेनल्स हैं, आपके एंजाइम्स हैं। तो कुछ भी आपका सेल से नीचे जो होगा वो आपका लिविंग नहीं कहलाएगा। मतलब बेसिकली एक चीज़ को लिविंग कहलाने के लिए कम से कम उसका एक सेल का होना तो ज़रूरी है। कोई भी लिविंग सेल आपका जो है उसके अंदर बेसिक एक फ्लूइड, एक जेली लाइक सब्सटेंस देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये जेली लाइक सब्सटेंस जो है प्रोटोप्लाज्म, ये दो बेसिक फ्लूइड्स को मिला करके बनता है प्रोटोप्लाज्म, जो कि है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपका डायरेक्टली सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल की कवरिंग होगी, सेल की कवरिंग के अंदर जैसे जाओगे तो जाते ही जो भी आपका फ्लूइड मिलेगा वो होगा साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस की बात करें, बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस की कवरिंग को हटाने के बाद में उसके अंदर जो मिलने वाला फ्लूइड है वो होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और बता दूं, किसी भी सेल के ज़िंदा रहने के लिए ये प्रोटोप्लाज्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म बेसिकली आपके बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। और अगर अपनी बुक को कंसिडर करते हुए आप देखते हो तो बुक में यहाँ पे एक लाइन मेंशन करी गई है कि साइटोप्लाज्म इज़ द मेन अरीना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़ दैट हैपन्स इन द सेल। मतलब ये आपका एक बेसिक वो जगह है जहाँ पर आपके बॉडी में होने वाले सारे के सारे आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने वाले हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेटाबॉलिक रिएक्शन वो रिएक्शंस है जो आपकी बॉडी में हर समय होते रहते हैं, चाहे उस टाइम पे आप रेस्ट पे ही क्यों ना हो। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन। और ये दोनों ही टाइप की रिएक्शंस आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। मतलब कि जो एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं इसमें सिंपलर सब्सटेंसेस को मिला मिला कर आप एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस तैयार करते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस की बात करें अगर हम, तो फोटोसिंथेसिस में कई सारे बेसिक बेसिक मिनरल्स आपके, बेसिक आपके आयंस, सनलाइट, CO2, इन सब चीज़ों को मिला करके आपका ग्लूकोज बनाया जाता है। तो कई सारी छोटी छोटी चीज़ों को मिला करके जब आप पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाते हो तो वो होता है एनाबॉलिज्म।
कैटाबॉलिज्म की बात करें तो इसमें जस्ट उसका उल्टा होने वाला है कि कैटाबॉलिज्म में आप सिंपलर सब्सटेंसेस तो बनेंगे लेकिन वो किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को टूट करके, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जब सिंपल सब्सटेंस में टूटेगा तो उसे हम कैटाबॉलिज्म कहेंगे। तो कोई अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ अ बेसिक अरीना ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन द सेल, इसका आंसर है ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म। जिस तरीके से हम लोगों के पास में गॉड ने अलग अलग ऑर्गन्स दिए हैं अलग अलग काम करने के लिए, सेम इसी तरीके से सेल के पास भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, तो लेकिन वो ऑर्गन्स इतने छोटे होते हैं कि उनको ऑर्गन ना कह करके हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। और ये ऑर्गेनल्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो मेम्ब्रेन बाउंड या फिर मेम्ब्रेन लेस, मतलब उन ऑर्गेनल्स के ऊपर कवरिंग, मतलब मेम्ब्रेन हो भी सकती है और नहीं भी। हम अपने आसपास की बात करें तो हमको तीन तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, या तो मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर या फिर ए सेलुलर। मल्टी सेलुलर जो कि कई सारे सेल्स के ग्रुप से मिलकर बनी हो, यूनिसेलुलर जो ओनली एक सेल से बनी हो, या फिर ए सेलुलर जिसको बनाने के लिए किसी सेल की ज़रूरत ही ना पड़ी हो। तो आप सब मुझे खुद ही बताइए कि इनमें से कौन सी नॉन लिविंग कैटेगरी में आने वाली है। या करेक्ट, ऑब्वियसली ए सेलुलर, मतलब जब उसमें सेल ही नहीं है तो कैसे लिविंग है। और एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि केवल लेक्चर को देखने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने पास में एनसीईआरटी बुक नहीं रखोगे, जब तक आप अपने पास में एक कॉपी और एक पेन नहीं रखोगे, तब तक कुछ भी समझ नहीं आने वाला। या अगर समझ आएगा भी तो आप उसे कुछ ही टाइम में भूल जाओगे। इसलिए पास में एटलीस्ट एक कॉपी और एक पेन तो लेके ज़रूर बैठें, और जो चीज़ समझ नहीं आ रही है या फिर कुछ भी न्यू वर्ड्स लग रहे हैं उनको साथ साथ नोट करते रहें। क्योंकि एंड टाइम पे इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता है कि वो पूरे के पूरे चैप्टर्स के एक एक लाइन को रिवाइज करे या फिर ये लेक्चर्स को दोबारा देखे। एक एक लेक्चर एक एक घंटे का, आधा आधे घंटे का लेक्चर हो जाता है और उनको दोबारा देखना लगभग इम्पॉसिबल ही है। हर लेक्चर को एग्ज़ाम के टाइम पर पूरा नहीं देख सकता कोई भी। लेकिन वो कीवर्ड्स जो आपने उस चैप्टर के प्रॉपरली लिख रखे हैं अपने नोटबुक में, उसको आप कई बार रिवाइड कर सकते हो। पूरी लाइन भी नहीं पढ़ोगे आप और उन प्रॉपर वर्ड्स को देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ आगे क्या चीज़ आने वाली है। एक चीज़ का हमेशा याद रखना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पूरे दिन दिन भर पढ़ते हैं लेकिन तब भी उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़े टाइम में पढ़ते हैं, सफिशिएंट पढ़ते हैं और टॉप कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक कर रहा है सिर्फ स्टडी और दूसरा कर रहा है स्मार्ट स्टडी। मतलब अभी पढ़े हुए टॉपिक्स के कीवर्ड्स बना करके कॉपी में रखना और एग्ज़ाम टाइम पे उन कीवर्ड्स को देखकर स्मार्ट रिवीजन करना एक स्मार्ट स्टडी का हिस्सा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरे साथ लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी अपने प्रिपेयर करते जाएं, मेंटेन करें और एग्ज़ाम टाइम में उनका अच्छे से यूज़ करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हिस्ट्री ऑफ सेल। सेल सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और एक चीज़ है यहाँ पर नोट करने वाली, उन्होंने सेल नहीं देखा था, उन्होंने एक प्लाज्मोलाइज सेल देखा था। क्या होता है प्लाज्मोलाइज, उसे यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। कंसिडर अ सेल, सेल हो गया, ये आपके इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स हो गए एंड बीच में न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन एंड क्या था वो, सेलुलर अरीना, ऐसा कुछ वर्ड बोला था यार मैंने, याद है ना? अरीना ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जल्दी से बताओ क्या नाम था? या साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म
सॉरी, न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब बेसिकली इन दोनों को मिला करके हमने प्रोटोप्लाज्म बोला था। और ये भी बोला था कि प्रोटोप्लाज्म जिस सेल के अंदर है वो सेल होगी लिविंग, और जिस सेल के अंदर नहीं है वो सेल होने वाली है नॉन लिविंग। तो फटाफट से मैं यहाँ पर प्लाज्मोलाइसिस की एक डेफिनेशन, क्रिस्प शॉर्ट एंड क्लियर डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। द श्रिंकेज ऑफ सेल ड्यू टू लॉस ऑफ इट्स वाटर। मतलब कि एक सेल के अंदर से सारा फ्लूइड, सारा लिक्विड मटेरियल अगर बाहर निकल जाएगा तो ऑब्वियसली वो सेल जो है श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक होने के बाद में उसके अंदर का सारा वाटर, सारा फ्लूइड, और ये फ्लूइड है क्या? प्रोटोप्लाज्म, जो कि बेसिकली है आपका साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दोनों ही फ्लूइड जो हैं ये बाहर निकल जाएंगे सेल से, तो सेल डेड हो जाएगी। अभी सेल यहाँ पर फुली टर्जिड है, मतलब इसके अंदर अभी प्रोटोप्लाज्म है, लेकिन सेल के अंदर का सारा वाटर निकालने के बाद सेल श्रिंक हो गई। बीच में न्यूक्लियस श्रिंक हो गई, श्रिंक होने के बाद में सारा वाटर इसका आउट हो गया, सेल डेड हो गया। तो इस टाइप का सेल, जिस सेल का सारा वाटर निकल चुका हो, उसे बोलते हैं plasmolysed cell, and the process is known as प्लाज्मोलाइसिस। तो हमारे रॉबर्ट हुक भाई साहब ने यहाँ पर कोई जिंदा सेल नहीं देखी थी, यहाँ पर उन्होंने प्लाज्मोलाइट सेल देखी थी, जो कि कॉर्क की सेल थी। कॉर्क बेसिकली एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पुराने टाइम में बॉटल्स पे लगाया जाता है, और आज के टाइम पे भी आपको अलग अलग टाइप की बॉटल्स, लाइक शैम्पियन, शैम्पियन बॉटल इज़ द राइट एग्जाम्पल, उसके ऊपर एक बट कॉक टाइप एक लगा होता है, एक कैप टाइप होता है, जो कि बॉटल को बंद करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता था। अब इसका भी अपना एक अलग ही कंसेप्ट है कि क्यों हम कॉर्क यानी वुड से बना हुआ एक स्ट्रक्चर लेते थे, क्यों हम प्लास्टिक का बना हुआ नहीं लेते थे या फिर किसी और मटेरियल से बना हुआ नहीं लेते थे। हम क्यों एक प्लांट का हिस्सा लेते थे या ट्री का हिस्सा लेते थे? इसके पीछे का कंसेप्ट है कि जैसे ही बॉटल को बंद करते थे तो बॉटल के अंदर कोई लिक्विड होता था, बॉटल में वैसे लिक्विड ही रखा जाएगा, और वो बॉटल को बंद करने के बाद में जब वो पानी, जब वाटर जो है वो कॉर्क को टच करेगा नीचे अंदर की साइड से, तो ऐसा करने के बाद में वो कॉर्क नीचे से स्वेल हो जाएगा। जो उसके सेल होंगे कॉर्क के, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करने की वजह से वहाँ पर प्रॉपर पानी इकट्ठा होकर के वो सेल स्वॉल हो जाएंगी, और इस वजह से वो अपना सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ा लेगा, और बॉटल कैप को बिल्कुल अच्छे से, बॉटल नैक को बिल्कुल अच्छे से वो सील आउट कर देगा। तो उन्होंने उस टाइम पे एक बॉटल की कैप ली, कॉर्क ली, उसका एक थिन स्लाइस काटा, और थिन स्लाइस काटने के बाद में रख दिया उसे अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर। ये बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि उन्होंने अपना खुद का प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यूज़ किया, जो कि उन्होंने खुद बनाया था। हाँ, ये बात यहाँ पे बिल्कुल एग्री करने वाली है कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी होने की वजह से उसका रेजोल्यूशन, फोकस, या फिर लाइट इंटेंसिटी वगैरह ये कुछ भी कंट्रोल करने का उसमें फीचर नहीं था। तो इस वजह से वो काफ़ी प्रिमिटिव, काफ़ी पुराना माइक्रोस्कोप था उनका, जो कि ऑब्वियसली इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता था। तो उन्होंने अपने उसी माइक्रोस्कोप का यूज़ किया, और उसके अंदर उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क रख के देखा, तो उन्होंने पाया क्या? कि उनको छोटे छोटे रूम जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिले, जिनको उन्होंने बोला लिटिल रूम। राइट टाइप पे आप देख सकते हैं, ये वही इमेज है एग्जैक्टली जो कि रॉबर्ट हुक ने देखी थी। और लेफ्ट साइड में जो ये हैंडसम से बंदे की फ़ोटो दिख रही है, यही है हमारे सर रॉबर्ट हुक। तो ये बिल्कुल एक नेट जैसा स्ट्रक्चर, बिल्कुल एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स टाइप देखने को मिल रहे हैं,
जो कि ऑब्वियसली प्लाज्मोलाइज ही है, मतलब वो सेल डेड हो चुका है, इसके अंदर का सारा प्रोटोप्लाज्म निकल चुका है, तो वो डेड ही है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फादर ऑफ सेल, मतलब सेल बायोलॉजी, उनके फादर तो जॉर्ज पैलेडे हैं, लेकिन सेल के केस में बात करें तो हु डिस्कवर्ड द सेल, एंड द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट हुक। व्हेन? इन 1665। लेकिन अब भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उन्होंने एक लिविंग नहीं, एक डेड सेल देखा था। तो बात करें सबसे पहला लिविंग सेल किसने देखा, वो थे एटॉन वॉन ल्यूइनहुक। तो ऐसा क्या खास था एटॉन वॉन ल्यूइनहुक के पास में कि सबसे पहले लिविंग सेल्स उन्होंने देखे। सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया, पॉन्ड वाटर के अंदर मिलने वाले फ्री सेल्स उन्होंने देखे। कई सारे प्रोटोजोन उन्होंने देखे, और उन प्रोटोजोन्स को उन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूल्स, मतलब जैसे मॉलिक्यूल्स होता है सेम ही सारे एनिमल क्यूल्स, एनिमल के छोटे छोटे हिस्से। तो ऐसा क्या खास था एंटोनी वॉन ल्यूइनहुक के पास में कि जो कि रॉबर्ट हुक के टाइम पे नहीं था? सोचिए। तो आंसर आता है उनका एडवांस माइक्रोस्कोप। उस टाइम पर एटॉन वॉन ल्यूइनहुक के अलावा किसी और के पास में इतना हाई पावर का माइक्रोस्कोप नहीं था। और एक मज़ेदार बात बता दूं, एटॉन वॉन ल्यूइनहुक तो साइंटिस्ट भी नहीं थे, उनकी तो परचून की दुकान थी। ये कहें बेसिकली वो शॉपकीपर थे। वो अपने शॉप पे खाली टाइम में बैठे हुए अपने माइक्रोस्कोप से ये सब चीज़ें देखा करते थे, और वो माइक्रोस्कोप भी उन्होंने खुद ही बनाया था। उस टाइम पे मैग्नीफाइंग लेंस आ गए थे, तो अलग अलग मैग्नीफाइंग लेंस को उन्होंने अलग अलग तरीके से लगा करके उन्होंने खुद ही माइक्रोस्कोप अपना खुद का बनाया और उसको यूज़ करके अलग अलग चीज़ें देखी। तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने करी, आंसर है रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन अगर आता है कि सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी, आंसर इज एटॉन वॉन ल्यूइनहुक। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, कोई चीज़ आती है नहीं है, उसके बारे में बातें होना पहले शुरू हो जाती हैं। वो चीज़ मार्केट में बाद में पहुंचती है, उसके ऊपर थ्योरीज बनना पहले स्टार्ट हो जाती हैं। तो सेम इसी तरीके से सेल आया, साइंटिस्ट ने उसके ऊपर स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद में एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं सेल थ्योरी। और इस सेल थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे शेल्डन एंड श्वान। शेल्डन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि पेड़ पौधों में रुचि दिखाते हुए पेड़ पौधों की ही स्टडी करता है। और जो हमारे श्वान थे वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट ऑब्वियसली एनिमल की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को कहते हैं। तो इन दोनों ने अपने अपने फील्ड में स्टडी करी और पाया। सबसे पहले बोले शेल्डन कि प्लांट में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे मिलकर के पूरा का पूरा प्लांट बना हुआ है, जिसे सेल कहते हैं। उसी टाइम पे जूलॉजिस्ट शॉन भी बोले कि हाँ भाई, एनिमल में भी ये चीज़ होती है जिसको सेल कहते हैं। एनिमल भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना हुआ है जिसको सेल कहते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए उन दोनों ने मिलकर के एक थ्योरी बनाई जिसको नाम दिया द सेल थ्योरी। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ चुके हैं, तो इसीलिए सबसे छोटी छोटी बारीक बारीक बातों को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर उन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी दी, जो कि थी ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर कंपोनेंट्स, एंड ऑल एनिमल्स आर मेड अप देयर सेल्स एंड देयर कंपोनेंट। अब ये चीज़ तो उस ज़माने से लेकर के आज तक देखी जाएगी कि किसी ने अगर कोई काम किया तो उस काम पे उंगली उठाने वाले बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं। अगर किसी ने कोई काम किया है तो उसके सपोर्ट में तो लोग आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं, गलत है, ऐसा नहीं होता, ये होता है, वो होता है। उसी टाइम पर सेल थ्योरी देने के बाद में शेल्डन एंड शॉन के सामने खड़े हुए रॉबर्ट विर्चो, जिन्होंने बोला कि चलिए, आपकी सेल थ्योरी तो ठीक है, आपने कह दिया कि सेल जो है ये बेसिक यूनिट है, ये आपको एनिमल में देखने को भी मिलेगी, ये आपको प्लांट में भी देखने को मिलेगी, लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा कि ये सेल आते कहाँ से, हाउ आर दिस फॉर्म्ड और फ्रॉम वेयर दे केम।
इस बात का जवाब शेल्डन और शॉन के पास नहीं था। तो रॉबर्ट विर्चो पहले से ही सारी छानबीन करके आए हुए थे पूरे टॉपिक के ऊपर कि हम जाके बताएंगे, लेकिन उनको ये भी बताएंगे कि कहाँ से आते हैं। तो रॉबर्ट विर्चो बताना शुरू करते हैं कि देखिए ऐसा है, सेल कहीं से रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं। सेल एक्चुअली पिछले सेल से ही आते हैं या फिर उनके कंपोनेंट से। तो उन्होंने बोला कैसे? शेल्डन शॉन ने उनसे पूछा कि कैसे बता सकते हो आप कि पुराने सेल से ही आते हैं? तो उस टाइम पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस एवोल्यूशन, लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, एसेट्रा एंड एसेट्रा, जो कि देखी जाए तो कहीं ना कहीं से वो सेल थ्योरी पर ही बेस्ड थी। और यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि किसी दूसरे को गलत प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट या फिर कोई ऐसी ऐसी थ्योरीज भी बनाने लगे जिसके ना सर ना पैर, मतलब जो कि कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। आज के टाइम पे उन थ्योरीज की अगर मैं आपको बताऊं तो आप खुद सोचिएगा कि साइंटिस्ट यार कैसा साइंटिस्ट रहा होगा ये, जिसने साइंटिस्ट ने ये बोला कि अगर आप एक शर्ट को स्वेट में भिगो करके, स्वेट में भिगा करके अच्छे से सोख कर करके उसमें स्ट्रॉज वगैरह अच्छे से भर के एक साइड में रख दें, तो कुछ दिनों बाद उसमें रेड जनरेटेड हो जाएगा। मतलब सीरियसली ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी भी आप शर्ट को पसीने में भिगो करके आप उसमें भूसा भर के रख दो तो आपको वहाँ पे कुछ दिनों बाद वहाँ पे चूहा बन जाएगा? मतलब ऐसी थ्योरीज के ना सर ना पैर, बस देने हैं, देने से मतलब है दूसरे को रॉन्ग प्रूफ करना है कुछ भी करके, उसका नाम नहीं आना चाहिए कहीं भी। और चाहे उसके लिए हमें कुछ ऐसा भी करना पड़े कि जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो। तो 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि सेल जो हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं और इनके लिए एक टर्म दिया गया जो कि है ओमनिस सेलुला इज सेलुली, मतलब सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो शेल्डन एंड शॉन ने उनकी ये थ्योरी को सुना, समझा और प्रैक्टिकली पॉसिबल मानते हुए उन्होंने बोला कि अब हम एक मॉडर्न सेल थ्योरी बनाते हैं और जिसमें बेसिकली हमारे ये 3 पॉइंट्स इंक्लूड होने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट है ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेकंड ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट द ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। वैसे तो मॉडर्न सेल थ्योरी में अभी की बात करेंगे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन ये 3 बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। और अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन। मतलब आप यहाँ पे एक थ्योरी देते हो नहीं, उसके एक्सेप्शंस भी आपके सामने आ जाते हैं। जैसे कि इस थ्योरी में जो केस आया वो था वायरस। वायरस आर द बिगेस्ट एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी, क्योंकि वायरस जो होते हैं ना तो वो जिंदा की कैटेगरी में आते हैं ना वो डेड की कैटेगरी में आते हैं। तो सीधे सीधे ये थ्योरी उन पर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इस लाइन को बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ओमनिस सेलुला इज सेलुला, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आपके सेल न्यूली सेल फॉर्म होते हैं। यहाँ पे हमने ख़त्म कर ली अपने सेल की हिस्ट्री। आगे बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री में जोड़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 चीज़ें और याद कर लीजिए, जैसे कि सेल के प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैंने बताया। तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने करी? एक साइंटिस्ट थे पुरकिन जी, उन्होंने। सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन एंड एक्सेट्रा। आगे आने वाले ऑर्गेनल्स के हम जिस ऑर्गेनल्स को जिस टाइम पे पढ़ेंगे उसकी हिस्ट्री और उसका फंक्शन वहीं पे डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर हेडिंग को डिस्कस करने की मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरत है बताने की कि यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टी सेलुलर क्या होता है। छोटा बच्चा भी नाम पढ़ के बता देगा कि यूनिसेलुलर मतलब यूनि, एक, सेलुलर, सेल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से मिलकर बने हों। मल्टी सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि कई सारे सेल से और टिश्यूज से मिलकर बने हों। बेसिकली सेल प्लस सेल टिश्यू होता है, टिश्यू और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन एंड ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम मिलकर के पूरा का पूरा आपका एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। सेल को स्टडी करने के लिए बेसिकली हमारे पास ज़रूरत है कि कुछ ऐसे साधन हो, कुछ ऐसे मॉडल हो जो कि कॉस्मोपॉलिटिशियन हो। ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड का, कॉस्मोपॉलिटियन हो।
मतलब हर जगह मिलने वाले मॉडल्स को लेकर के आसानी से कोई भी स्टडी कर सके, कोई भी इनके बारे में जान सके। बस सिंपली उठाया, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और स्टडी कर ली। लेकिन इतनी आसानी से बोलने के बाद वो इतनी आसानी से मिलने भी तो चाहिए। तो इसलिए कुछ ऐसे मॉडल सेलेक्ट किए गए जो कि पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड में मिलते हैं। इसी वर्ड का मतलब होता है कॉस्मोपॉलिटियन। तो वो दो मॉडल थे। प्लांट सेल के बारे में बात करें तो अनियन के रूट सेल, और एनिमल में बात करें तो वो होना चाहिए हमारा चीक सेल्स। कॉस्मोपॉलिटियन के होने के साथ साथ, ईजिली अवेलेबल होने के साथ साथ, एक चीज़ और हमको देखनी है मॉडल्स में कि जिस सेल में हम जो चीज़ मतलब बेसिकली हम सेल पढ़ने के लिए जिस मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्टीरिंग करने के बाद या सारी प्रोसेसेस करने के बाद प्रॉपरली वो विजिबल हो। तो सबसे अच्छे विजिबल होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर दोनों के दोनों मॉडल्स। और यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में याद रखने वाली बात बस ये है कि इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हैं आपके, वो एक ही सेल पर डिपेंड होकर के अपने बॉडी के सारे वाइटल फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इवन रिप्रोडक्शन, जो कि बाइनरी फिजन से होता है अमीबा में एग्जाम्पल लें अगर तो। अगेन मूविंग टूवर्ड्स अ नेक्स्ट टॉपिक, that is prokaryotic and eukaryotic cell. All the bacteria and the prokaryotes and came under the category of Monera. लास्ट चैप्टर में बताया था मैंने कि 5 किंगडम थे। रॉबर्ट विटेकर नाम के साइंटिस्ट ने उन 5 किंगडम को क्लासिफाई किया था, जिसमें पहला ही किंगडम था मोनेरा। तो ये मोनेरा किंगडम जो होता है, इसमें आपके बैक्टीरिया जो हैं वो सोल मेंबर्स हैं। मतलब इस पूरे किंगडम में आपको ओनली और ओनली बैक्टीरिया ही देखने को मिलेंगे। प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स को अच्छे से पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इनका बेसिक डिफ्रेंशिएशन भी याद करना है, जो कि है कि जो प्रोकार्योट्स होते हैं इनमें आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब जो ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे उनके ऊपर भी कोई कवरिंग नहीं होगी, वो एज इट इज़ आपके साइटोप्लाज्म में फैले रहेंगे। और बता दूं कि यहाँ पर हम प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल का अभी बेसिक सा एक ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि आगे जाके टॉपिक में हम इसको डिटेल में स्टडी करना है। इनका किसी भी तरीके का मेम्ब्रेन ना होने के कारण इनके जो न्यूक्लियस होता है वो दिखता ही नहीं है। और न्यूक्लियस ना होने की वजह से न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल अगर कवर में हो जाएगा तो उसे आप न्यूक्लियस कह दोगे, और उसके ऊपर कवर हटा दिया तो सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल, वेदर डीएनए और आरएनए, वो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला फिरेगा। सेम केस प्रोबायोटिक सेल में होता है कि उसके अंदर का सारा जेनेटिक मटेरियल एज इट इज़ पूरे सेल में घूमता रहता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। सबसे पहले बोला जाता है कि बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, उसके बाद में बाकी जीव बने। प्रोकार्योटिक सेल से ही यूकार्योटिक सेल बना। तो इनको देखने के लिए ह्यूमंस को अलग अलग इम्प्लीमेंट्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। आप इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। अभी मैंने बोला कि यहाँ पर हमको कोई ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलेगा जिसके ऊपर कवरिंग हो। तो ऐसे ऑर्गेनल जिनके ऊपर कवरिंग नहीं हो, फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स, वो हमको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। हर प्रोकार्योटिक एग्जाम्पल का एग्जाम्पल लें अगर, तो ये है ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, या फिर इनका दूसरा नाम होता है मॉलिक्यूट्स भी कहते हैं इसे। मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूट्स, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स। दूसरी तरफ अगर यूकार्योटिक सेल की बात करते हैं तो यूकार्योटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर प्लांट सेल और एनिमल सेल एग्जाम्पल है यूकार्योटिक सेल का। यहाँ पर राइबोसोम देखने को भी मिलेंगे जो कि मेम्ब्रेन लेस होगा। इसमें भी राइबोसोम के बारे में एक बात याद रखनी है, वो प्रोकार्योटिक में भी देखने को मिलेगा, यूकार्योटिक में भी देखने को मिलेगा, और दोनों में ही वो मेम्ब्रेन लेस होता है। और यहाँ पर न्यूक्लियस होने की वजह से यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल अच्छे से हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर पैक हो करके यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर एक तरीके से स्टफ्ड रहता है। तो यहाँ पर प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल के ऊपर डिस्कशन ख़त्म करने के बाद में हम बात करते हैं हमारी बॉडी में मिलने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल की। इस चैप्टर में भी प्रोकार्योटिक सेल के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे, मतलब
बेसिकली उनके बारे में जानेंगे और उनके अंदर के जो मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स प्रोकार्योटिक सेल के अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं, उन चीज़ों को हम जानेंगे हमारे सेकंड चैप्टर जो कि द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जिसमें एक साथ हमारे 3 किंगडम का उसमें एब्रीविएशन दे रखा है जो कि है मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो सबसे पहला बेसिक सेल जो बॉडी में मिलने वाला है वो है ऑब्वियसली आरबीसी। आरबीसी जो होता है वो बाई कॉन्केव शेप या फिर राउंड शेप का हो सकता है और ये प्रॉपर बाइंडिंग, ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए एक सरफेस प्रोवाइड करता है। आरबीसी के अंदर आयरन कंटेन पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, और आयरन पिगमेंट कंटेनिंग हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमको ब्लड रेड दिखाई देता है। जैसे ही ऑक्सीजन इससे बाइंड होती है, बाइंड होकर वो रेड दिखता है और इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसी हेल्दी अडल्ट के बारे में बात करें तो पर 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन देखने को हमको मिलता ही मिलता है। आरबीसी के बारे में याद रखने वाली बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब यहाँ पर आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलने वाला। बेसिकली एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हीमोग्लोबिन स्टफ्ड है और हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर अगर न्यूक्लियस भी आ जाता तो न्यूक्लियस आने की वजह से न्यूक्लियस काफ़ी सारे फंक्शंस करता, वहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन करनी पड़ती, उसको रेस्पिरेशन प्रोवाइड करना पड़ता, और रेस्पिरेशन होता तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलती। मतलब एक सेल के अंदर इतनी सारी चीज़ें आ जाती और उन सब चीज़ों की वजह से सेल के अंदर का सरफेस एरिया, इंटरनल एरिया जो है वो कम हो जाता या उसके अंदर का वॉल्यूम कम हो जाता। तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन के लिए कम जगह बचती और हीमोग्लोबिन कम होता तो ऑक्सीजन भी उससे कम बाइंड हो पाती। इससे हमको ऑक्सीजन की सफिशिएंट रिक्वायरमेंट जो बॉडी को है वो नहीं मिल पाती। तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति हो जाती जैसे कि देखने को मिलती है हमको अनीमा में। एनीमा हमारा एक डिजीज़ है जिसमें कि रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है जिस वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई नहीं हो पाता। तो ये आरबीसी जो है इसका लाइफ स्पैन भी होता है, मतलब एक न्यू आरबीसी बना उसके बाद में वो 120 डेज़ के अंदर अंदर वो डिग्रेड हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ कहाँ पर होती है? स्प्लीन में। बनता कहाँ पर है? रेड बोन मैरो में। डेथ होती है स्प्लीन में, और जहाँ पर डेथ होती है स्प्लीन को हम कहते हैं आरबीसी का ग्रेवयार्ड। तो जहाँ पर उसकी स्प्लीन में ही डेथ हो रही है वहाँ पर ये फ्रेश आरबीसी भी स्टोर करके रखता है। मतलब स्प्लीन के यहाँ पर दो फंक्शन है, एक तो यहाँ पे आरबीसी स्टोर भी होती हैं प्लस आरबीसी डिग्रेड होकर के, डिस्ट्रॉय होकर के उनका हीमोग्लोबिन नए सेल्स को दे दिया जाता है। तो स्प्लीन यहाँ पर दो काम कर रहा है। आगे देखते हैं इस जो बनती है बोन मैरो में, और बोन मैरो में भी रेड बोन मैरो याद रखना है स्पेशली। ब्लड के अंदर मिलने वाले अलग टाइप के सेल्स हैं। एक तो आरबीसी के हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगला होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी का नेम दूसरा नाम बोलें तो एरिथ्रोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी। और यहाँ पर डब्ल्यूबीसी जो काम करते हैं वो है बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना, अलग अलग इन्फेक्शन से बचाना बॉडी को। यहाँ पर ये प्रॉपरली कलरलेस होने वाले हैं, इनमें कोई भी कलर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई पिगमेंट, कोई हीमोग्लोबिन देखने को नहीं मिलता है। और कलर ना होने की वजह से, उसके अंदर कुछ चीज़ स्टफ्ड ना होने की वजह से ये अमीबॉइड शेप के होते हैं। मतलब कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन है, अगर मान लीजिए कि हाथ पर इन्फेक्शन हो गया है और सारे के सारे डब्ल्यू को अचानक से वहीं पे पहुंचना है, तो इतना टाइम नहीं है अपने पास कि वो ब्लड वेसल से बहते 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 वो उस प्रॉपर टारगेट एरिया पे पहुंच रहे हैं। ऐसा ना कर करके वो वेसल्स के बीच में से जो पोर्स होते हैं उसमें से ही स्क्वीज आउट होकर के वो डायरेक्टली उस इन्फेक्शन वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। तो अमीबॉइड शेप होने का यही फ़ायदा है। और किसी भी टाइप का सेल हो, उसका फंक्शन देख कर ही उसके सेल का शेप और स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। मतलब जैसा स्ट्रक्चर वैसे ही उसका फंक्शन। और थर्ड कंपोनेंट जो ब्लड में देखने को मिलता है वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट आपका फिर से एक स्पेशल टाइप के बोन मैरो में ही बनने वाला एक सेल के फ्रेगमेंट है। ये प्रॉपर सेल नहीं होता, ये सेल के फ्रेगमेंट होते हैं जो कि मेगा कायरोसाइट नाम के सेल के टूटे हुए टुकड़े होते हैं। इम्पॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि पूरे के पूरे जो हमारे प्लेटलेट होते हैं ये कोई सेल नहीं है, ये उसके सेल के फ्रेगमेंट्स हैं। और प्लेटलेट का काम तो बच्चे बच्चे को पता है भाई।
ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करता है। जहाँ पे वुंड हो गया है, जहाँ पर घाव हो गया है, जहाँ से ब्लड बह रहा है, वहाँ पर जा कर के प्रॉपरली नेट्स बनाएगा, और नेट्स बनाने के बाद में WBC RBC उसमें ट्रैप हो जाएंगे और ब्लड बहना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का सेल जो है हमको पढ़ना है वो है नर्व सेल। नर्व सेल जो है मिल करके एक नर्वस टिश्यू बनाता है, और यही नर्वस टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ऐसे ही बेसिक बेसिक चीज़ें आने वाली हैं। ये तो नर्व सेल हमको एनिमल सेल में देखने को, एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेगा। प्लांट के बारे में बात करें तो ट्रैकिड देखने को मिलता है, जो कि जाइलम के अंदर होता है। जाइलम एक टाइप का वेस्कुलर टिश्यू होता है। वेस्कुलर टिश्यू जो कि खाना और पानी पहुंचाए, पूरे प्लांट में प्रोवाइड करे, ट्रांसपोर्ट करे। ट्रैकिड्स जो होते हैं वो क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, जो कि थिक एंड लिग्निफाइड वो होते हैं। लिग्निफाइड इंपॉर्टेंट वर्ड। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो ट्रैकिड्स होते हैं ये बेसिकली क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, और ये क्यूब लाइक सेल्स जो हैं इसमें जगह जगह पर लिग्निन, एक सब्सटेंस होता है लिग्निन, वो यहाँ पर डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा। एंड मार्क माई वर्ड्स, अगर किसी भी सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन के बाद में कुछ भी चीज़ डिपॉजिट होती दिख रही है, मे बी लिग्निन, मे बी सुबरिन, तो वो सेल आपको डेड होने वाला है। वो सेल मर जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपरली रेस्पिरेशन नहीं मिल पाएगा। लिग्निन की वजह से जो भी उसके अंदर वाइटल चीज़ें आनी चाहिए, जो भी उसके अंदर आयंस, जो भी मिनरल्स, जो भी उसको मिलना चाहिए, वो चीज़ें ना मिलने की वजह से वो सेल डेड हो जाएगा। तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम ट्रैकिड की, तो बताइए ट्रैकिड में लिग्निन होता है तो वो डेड होगा कि लाइव होगा? एग्जैक्टली, डेड। तो वापस से अपने NCERT पे आते हैं। ट्रैकिड आर द क्यूब लाइक सेल्स विद अ थिक एंड लिग्निफाइड सेल विद टेपरिंग एंड्स। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा एंड बी देखिएगा। बेसिकली ये देखो, इसमें देखो कि क्यूब लाइक सेल्स हैं। क्यूब लाइक सेल्स एज वेल एज थिक बॉल्ड है। तो थिक बॉल्ड होना मतलब यहाँ पे लिग्निन जमा है, और लिग्निन जमा है तो यह चीज़ डेड होने वाली है। In flowering plants, tracheids and vessel are the main water transporting element. फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, एंजियोस्पर्म्स की बात करें, तो यहाँ पे ट्रैकिड और वेसल जो हैं ये दो चीज़ें मिलती हैं हमको जाइलम टिश्यू के अंदर, जो कि मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, मतलब मेन वेस्कुलर टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट का काम करती हैं। इन्हीं की वजह से खाना और पानी, बेसिकली जाइलम तो पानी पहुँचाता है, पानी और मिनरल्स, तो इन्हीं की वजह से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता है। और यहाँ पर अगर इमेज आपको समझ नहीं आई है तो चलिए एक सेल को, यानी ट्रैकिड सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। बिल्कुल ऐसा। तो पिक्चर को ध्यान से देखते हुए अपने आप देख के बताइए कि यहाँ पर कहाँ है ट्रैकिड। ये वाले सेल ट्रैकिड है, या फिर ये वाले सेल ट्रैकिड है, या फिर यहाँ पर है ट्रैकिड? जल्दी बताइए कि A, B और C इनमें से ट्रैकिड है क्या? तो ऑप्शन इज बी, क्योंकि यहीं पर आपको क्यूब लाइक सेल्स देखने को मिल रहे हैं। ये रहा। और आसपास बिल्कुल एक सेल तो बेसिकली यूं होगा, लेकिन सेल के आसपास में यहाँ पर लिग्निन भी डिपॉजिट है। तो यही है हमारे ट्रैकिड्स। सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज अ मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल जो है आपके लीफ के बीचों बीच, मतलब एक लीफ जो होती है, लीफ को ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद में, एक तो हो गया बिल्कुल ऊपर का सरफेस, एक हो गया नीचे का सरफेस, उसके बाद में बचा बीच का सरफेस। तो बीच वाले सरफेस में देखने को मिलते हैं मीजोफिल सेल्स। इन्हीं मीजोफिल सेल के अंदर आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। और क्लोरोफिल कहाँ मिलता है? मीजोफिल सेल्स के अंदर, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पैक्ड होता है। मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिखेगा क्लोरोफिल, और वो भी क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर देखने को मिलेगा अंदर की साइड।
वैसे इस कंसेप्ट को छोड़ दीजिए, इस बारे में तो हम आगे चल करके जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, इस चैप्टर में हम इस बात पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी मेसोफिल सेल के बारे में थोड़ा तो देखने को बनता है कि मेसोफिल सेल दिखते कैसे हैं। तो चलिए एक लीफ लेते हैं, उस लीफ में बीच में वीन और वेनलेट्स पर ध्यान दीजिए। तो दिखे सेल? अरे कहाँ से दिख जाएंगे सेल, माइक्रोस्कोप थोड़ी लगा है हमारी आंखों में। कोई नहीं, नहीं लगा तो लगा देते हैं, ये लीजिए। सेल को जूम कर लिया, लेकिन फिर भी अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि सेल के बीच में जो सिल्वर लाइंस हैं ये तो वीन्स वाली लाइन हो गई, और बीच में गोल गोल राउंड राउंड डॉट्स जो दिख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। अगर ये थोड़ा सा और जूम हो जाता और इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता तो मज़ा आ जाता। चलिए भी कोई नहीं, लीजिए। तो बिल्कुल जूम डिटेल आपके सामने है, इसमें देख लीजिए बिल्कुल ये राउंड राउंड सेल्स जो हैं ये मेसोफिल सेल्स हैं। इसमें साइड साइड में लगे हुए दिख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है जो कि फर्दर सेल को प्रोवाइड करेगा, हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो अगला सेल जो पढ़ने वाले हैं वो है एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा अपने स्किन में, सबसे ऊपर वाला टिश्यू जो है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। एंड द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड रिगार्डिंग द एपिथेलियल सेल इज, इसका एक सिरा जो होगा, इसका एक साइड जो होगा, इसका एक फेस जो होगा, बेसिकली फेस इज़ अ मोर गुड वर्ड और मोर रिलेवेंट वर्ड। इसका एक फेस जो होगा वो आपका डायरेक्ट इन्वायरमेंट को फेस करेगा, जैसे कि स्किन को देखते हैं, स्किन का ऊपर का हिस्सा जो है डायरेक्ट वो एनवायरनमेंट की तरफ को है, और दूसरा हिस्सा डायरेक्ट नीचे की तरफ को फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, जो कि बॉडी फ्लूइड ब्लड होने वाला है या लिम्फ होने वाला है, कुछ भी बॉडी फ्लूइड हो सकता है। तो एपिथेलियल सेल में एक सिरा तो बाहर के इन्वायरमेंट को फेस करता है, और एक सिरा जो है वो अंदर के इन्वायरमेंट को फेस करता है। तो ये लाइनिंग के साथ साथ हमको कवरिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्रोटेक्शन है। बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अस। ये लीजिए और बेटर पिक्चर है यहाँ पर। ये सेल्स एक पूरी की पूरी लेयर है, पीछे तक एक शीट का फॉर्मेशन कर रही है। और देखें कि एक साइड तो इसका डायरेक्ट इन्वायरमेंट की तरफ फेस है, और नीचे का दूसरा फेस जो कि ऑब्वियसली इसके नीचे होने वाला है वो डायरेक्ट दूसरी लेयर या फिर इसके बीच में कोई फ्लूइड होगा उसकी तरफ को है। और यही एक टाइप का एपिथेलियल सेल नहीं है, यहाँ पर आपको बहुत प्रकार के अलग प्रकार के एपिथेलियल सेल देखने को मिलते हैं बॉडी में। एग्जाम्पल ये रहे जिनके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। चैप्टर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर किसी पे नहीं रहा जा रहा है, देखने का बहुत ज़्यादा मन है, तो अभी भी चैप्टर खोल कर देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब हमने इतने सारे सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख लिया है, माइक्रोस्कोप के अंडर रख के देखा है, तो एपिथेलियल सेल को भी रख के देखते हैं कैसा दिखता है। ऐसा दिखता है। बीच में ये आपका प्रॉपरली एक स्टेन्ड एपिथेलियल सेल है, मतलब डाई से स्टेन्ड करा हुआ, और इसमें बीच में जो डार्क स्ट्रक्चर्स हैं ये है न्यूक्लियस। एक बार मैंने सेम इमेज एक बच्चे को दिखाई और पूछा ये क्या चीज़ है, तो पता है क्या बताया उसने? उसने कहा स्टोमेटा है। मैंने कहा स्टोमेटा ऐसा दिखता है। अब उसमें उस बच्चे की भी गलती नहीं है कि उसने बेसिकली चीज़ें नहीं देखी थी, क्योंकि सारे के सारे सेल अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखोगे तो स्ट्रक्चर्स आपको कुछ ना कुछ ऐसे ही दिखने वाला है। जैसे कि देख लें अनियन पील सेल में, ये है अनियन पील सेल। और अपने एनिमल्स की बात करें, ये क्या था, मैंने क्या बताया था, ये किस चीज़ का मॉडल है? ये बेसिक एनिमल सेल का मॉडल है या प्लांट सेल का मॉडल है? किसी का मॉडल नहीं है। क्यों? वो अनियन की पील सेल नहीं थे, अनियन की रूट सेल थी। याद रखना, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। और एनिमल का क्या था? यस, चीक सेल्स। ये चीक सेल्स हैं, ये मॉडल है प्रॉपरली। इसमें भी बीच में न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। ये चीक सेल से पहले जो स्लाइड दिखाई थी वो थी अनियन के पील की, नॉट अनियन रूट। तो काफ़ी सारे सेल्स के बारे में हमने देख लिया है, और कुछ सेल्स और बचे हुए हैं, जल्दी से उनको भी निपटा करके अपना लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन लास्ट चैप्टर
लास्ट क्लास में तो पढ़ा था यार, अभी लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के नेफ्रॉन के बिना किडनी हो ही नहीं सकता, उसका कुछ स्ट्रक्चर यूनिट है उसकी ये बिल्कुल बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन किडनी की। मतलब जो भी यूरिन फिल्ट्रेशन, जो भी ब्लड फिल्ट्रेशन अगर होगा वो नेफ्रॉन के थ्रू ही होता है। और अगर किसी वजह से आप लास्ट ईयर ये चैप्टर नहीं पढ़ पाए, आपको नेफ्रॉन के बारे में नहीं पता, तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि यहाँ पर जो नेफ्रॉन होता है ये किडनी के कॉर्टेक्स वाला हिस्सा। कॉर्टेक्स क्या होता है, अगर ये कोई स्ट्रक्चर है तो ऊपर का हिस्सा जो ये वाला हिस्सा है ये इसका कॉर्टेक्स कहलाएगा, और बीच वाला हिस्सा मेडुला। तो किडनी के कॉर्टेक्स में मिलने वाले सेल्स होते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन में जैसे ये ब्लड की एंट्री यहाँ से हुई, यहाँ से ब्लड एंटर होने के बाद में यहाँ से बाहर चला जाएगा, लेकिन ब्लड के फिल्ट्रेट्स इस नेफ्रॉन के अंदर आकर के बेसिकली इसमें से सारे के सारे आयंस हमारे और मिनरल्स वगैरह और जो भी चीज़ें जो है हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं है या फिर ज़रूरतमंद है, उन सबको यहाँ पे छांट छूट के अलग कर करा के कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचाया जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से ये चीज़ जुड़ेगी यूरेटर में। यूरेटर के बाद आपकी बॉडी से वो फ्लश्ड आउट। तो नेफ्रॉन भी हमने पढ़ लिया है ओवरव्यू इसका। अब कौन से सेल बचे हैं? अब सेल है हमारा हेपेटिक सेल्स। हेपेटिक सेल्स को हम लिवर सेल भी कहते हैं, अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हेपेटिक सेल्स में बेसिकली बस ये याद रखने वाली चीज़ है कि लिवर सेल्स होते हैं, और यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल होते हैं, उनका नाम अभी मैं लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूँगा अभी आप लोगों को। बस ये याद रखिएगा कि लिवर्स में कुछ सेल्स मिलते हैं जो कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। तो कोई ऑर्गन हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का कौन सा ऑर्गन काम करता है? आंसर लिवर। लास्ट फोर सेल के बारे में बात करते हैं। स्पर्मेटोसाइट, पता ही है, स्पर्मेटोसाइट्स एंड ओवम मिलकर के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बोन सेल, इम्पॉर्टेंट, बोन सेल को हम ऑस्ट्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये बोन सेल है। लास्ट है मसल सेल। मसल सेल में तीन टाइप के सेल, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल। स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, ये तीन टाइप के मसल सेल्स होते हैं, जिसमें से स्केलेटल मसल सेल्स वॉलंटरी मसल्स होती हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आपका हाथ है, हाथ में आपने सोचना तो नहीं, आपने दिमाग में ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मुझे हाथ उठाना है, नहीं, बस आपने उठा लिया। लेकिन ये पूरा का पूरा कनेक्शन होता है, पूरा का पूरा यहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, नर्व इम्पल्स जनरेट होकर के ब्रेन तक जाएंगी, ब्रेन से फिर वापस आएंगी और वहाँ के मसल्स को ऑर्डर देंगी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए। मतलब जिन मसल्स को आप अपने अपने मर्जी से कंट्रोल कर लेते हो वो है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में ये चीज़ याद रखना है कि स्केलेटल मसल अनलिमिटेड काम नहीं कर सकता है, इसको कभी ना कभी थकना पड़ता है। स्मूथ मसल सेल्स और कार्डिक मसल सेल्स दोनों के दोनों इनवॉलंटरी मसल्स हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। स्मूथ मसल सेल्स आपकी ऐसी जगह देखने को मिलेगी जैसे आपके पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है ईसोफेगस में, यहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स होती हैं जहाँ पे इनवॉलंटरी एक्शन होने वाले हैं, जहाँ जिस चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। लास्ट है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल केवल और केवल, जैसा कि नाम बता रहा है, कार्डियक यानी कि हार्ट, ओनली और ओनली हार्ट में देखने को मिलेगी। ये सेल्स कभी नहीं थकती हैं।